हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो डीएएफ का पार्ट 1 वीडियो हमने पहले बना दिया था, जिसको लेके आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। डीएएफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स जो लोग प्री क्वालिफाई कर गए उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले जो डीएएफ का फॉर्म फिल करना होता है, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो मैंने उस दिन भी कहा था वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो बेसिक जानकारियां जो आपने पिछले वीडियो में देख ली थी वो आपने अच्छे से नोट भी कर ली होंगी। जब आप डीएएफ का फॉर्म आएगा तो उसे भरेंगे। कमेंट सेक्शन में एक तो ये सवाल था कि डीएएफ के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो अभी मेरे पास इसके लिए कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है। मैंने पता करने की बिल्कुल कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। जैसे ही मुझे प्राप्त होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू या कमेंट में आपके रिप्लाई के थ्रू आपको ये जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक मेरा एस्पिरेंट से निवेदन है कि ईमेल जो आपकी आईडी होती है ना, वो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसमें जनरल कैरेक्टर्स ज़्यादा हो। मतलब आपका नाम हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम तक कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कुछ पर्टिकुलर सरनेम को लेके आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं, और वही आईडी अगर आप यहाँ पे शेयर करते हैं तो ये एक हरियाणा सिविल सर्विस एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव में या फ्यूचर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पर्सपेक्टिव में ये एक अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए जैसे बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है फैंसी ईमेल, मतलब ऐसी ईमेल आईडी जिनके अंदर आपकी कास्ट, सब कास्ट या इस तरह का कुछ भी चीज परिलक्षित होता हो, ऐसी ईमेल आईडी शेयर करने से आपको बचना चाहिए। मेरा आपको सुझाव है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसा आपको उचित लगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात चल रही थी, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जिन भी क्वालिफिकेशन में 2 साल से ज्यादा का गैप है, उनको जस्टिफाई करना इंटरव्यू बोर्ड में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे एक गैप जनरेट होता है 12th के बाद में, नीट वगैरह की जो पीएमटी वगैरह की तैयारी करते थे उसको लेके सॉरी, मेरा गला खराब है आज। तो अगर आपने तैयारी की है तो ये एक अच्छी बात है कि आप तैयारी करते थे उस टाइम, आप अपने आप को इसके एलिजिबल मानते थे। सिलेक्शन होना नहीं होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने करी है तो आप ईमानदारी से उसको इंटरव्यू बोर्ड को बताने के लिए तैयार रहें, भी सर मैंने दोनों बार तैयारी की थी। कोशिश करें आपको अपने मार्क्स या अपना गैप का पता हो, भी कितने एक मार्क्स आपके आए थे, क्योंकि पीएससी उम्मीद करती है कि आपको कम से कम अपने मार्क्स का तो पता हो कि आपने कितने अचीव किए, कितने परसेंट से आप रह गए थे। जनरली पूछा नहीं जाता, पर पूछा गया तो वो इस जवाब की आपसे अपेक्षा करेंगे। ये एग्जाम ग्रेजुएशन बेस है, यानी कि ग्रेजुएशन बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए बीएससी कुछ भी हो, वो आपको मेंशन करनी है। अब उसके बाद में अगर आपने दो से अधिक पीजी कर ली, एक पीजी कर ली और उसके बाद बीएड करी, बीएड नहीं करी, तो ये जो सब डिग्रीज आपने कलेक्ट की, अगर ये एक रिदम में है तो ये आप जरूर शो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इनमें अच्छा खासा गैप जनरेट कर दिया तो बेटर तो होता है कि आप बीए के बाद कुछ मत बताइए। चाहे आप वहाँ कह दीजिए भाई मैं प्राइवेट ऑफिस में किसी में नौकरी करता था, घर की दुकान थी, दुकान पे बैठने लग गया, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके जवाब है, उनके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। वहाँ कोई देख, एक जनरल चीज मानिए, जो आप जवाब देंगे उसी से आपका सवाल जनरेट होगा। आपने कहा मैं घर पे किराने की दुकान पे बैठता था, हमारी पारिवारिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी तो हम काम करते थे, तो वहां जनरल सा सवाल आएगा कि आजकल चीनी क्या रेट चल रही है, या ये चीनी के रेट में पिछले 5 साल में कितना बदलाव आ गया। तो अगर आप इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज जनरेट करते हैं तो आप मान के चलिए आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी प्रिपरेशन भी करें। हम भी इंटरव्यू से पहले सेशन चलाएंगे जिसमें अगर आपने कोई इस तरह की क्वालिफिकेशन में बदलाव, चेंज या इस तरह का गैप जनरेट किया है या शो किया है, तो उसको आपको क्या क्या संभावित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के बाद की प्रक्रिया होगी, तो आप दिशा क्लासेस से जुड़े रहें। हरियाणा में स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएस तीनों को बड़ा वेटेज दिया जाता है। अगर आपके पास इसके कोई भी सर्टिफिकेट हैं तो आप उनको अच्छे से डिटेल में फीड करें। दूसरी बात, इनके बारे में अगर आपने फीड किया है तो फिर आपको बेसिक जानकारी कि इसकी स्थापना कब हुई, अगर स्पोर्ट्स है तो
कितने प्लेयर होते हैं, ग्राउंड का साइज क्या, बेसिकली वो इंटरव्यू के टाइम आपको बता दी जाएगी। तो DAF की एक कॉपी है वो आप अपने पास फिल करके रखें, ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको इंटरव्यू के एक्सपेक्टेड सवाल है वो तैयार करने के लिए जरूरी सवाल उपलब्ध हो सके। को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया था हॉबीज को मेंशन किया जाता है, तो क्या हॉबीज होना जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। एक हेल्दी अच्छे मनुष्य की कोई ना कोई तो देखो हॉबीज होनी चाहिए, जहां उसको एक सामान्य बाकी सभी कामों के अतिरिक्त करने से खुशी मिले। एक व्यस्तता आपको वो खुशी प्राप्त करने से रोक सकती है, लेकिन आपकी कोई खुशी थी ही नहीं, ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है। हॉबीज वॉकिंग है, वो भी कोई बहुत बुरी हॉबीज नहीं है। जब मुझे समय मिलता है मैं घूमने निकल जाता हूँ। दिन में घर के अंदर घूम लेता हूँ, अगर गर्मी का सीजन है। सर्दी में है तो मैं घूमने के लिए थोड़ा बाहर कम चला जाता हूँ, या धूप निकलने के बाद चला जाता हूँ। अगर वाकई में कोई हॉबीज है, फ्लावर कलेक्शन करना, नेचर का सर्वे करना, टूर पे जाना, घूमना, बुक्स पढ़ना, तो कुछ भी आप है वो एटलीस्ट मिनिमम एक नहीं तो दो तो आप हॉबीज में जरूर मेंशन करें। और हॉबीज को कॉस्टली होना कोई जरूरी नहीं है कि हर हॉबीज के लिए आपको भरपूर पैसा चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हॉबीज वो काम है जो आपको खुशी देते हैं। आप घर में गमलों की खुदाई करके भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने रूम को सजा के भी अपनी हॉबीज कर सकते हैं, आप पौधों को पानी दे के भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गार्डनिंग बोलेंगे जिसको आप। लेकिन वो हॉबीज एटलीस्ट होनी चाहिए, इसको खाली ना छोड़ें। ये आपको एक निराशाजनक व्यक्ति की तरफ इंगित करता है, जो एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने अच्छी बात सामान्यतः नहीं मानी जाती। प्री एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट तीन तरह के सेक्टर होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली आपको शो करना ही पड़ेगा। प्राइवेट में कंफ्यूज होते हैं कि सर हम प्राइवेट की नौकरियां बदलते रहते हैं, तो हम इसको कैसे दिखाएं। पहली चीज तो आपने जितने डिपार्टमेंटों में नौकरी किया, आप अगर उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उनको जरूर दिखाएं। आप ये मान के चलें जो जॉब आप प्रोफाइल उनको देंगे उसमें से आपके लिए संभावित सवाल जनरेट होंगे। अगर आपने नहीं कोई जॉब रिदम में की, जॉब को बिना वजह बीच में छोड़ना, जॉब में बॉस के साथ अच्छा संबंध ना होना, सर वहाँ काम बहुत कराते थे, एक सामान्य से उत्तर हो जाता, तैयारी का समय नहीं मिलता था। तो तैयारी का समय नहीं मिलता इज ए गुड आंसर। काम बहुत कराते थे, ये कोई राइट आंसर नहीं है। ये एक एस्पिरेंट के लिए या यूं कह दिया चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा, काम से थोड़ी भाग सकते हैं आप। तो बड़े सीमित से शब्दों में आपको अपनी डिटेल रखनी होगी। इंटरव्यू के टाइम इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कोई की है तो उसको जरूर मेंशन करें। एनओसी भी आपको लानी होगी। एनओसी इजीली आपको मिल जाती है जहां भी आप जॉब छोड़ के गए हैं, आपका कोई बकाया ना हो, बस इतनी सी बात है कि आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं हो, तो आपको इजीली एनओसी मिल जाएगी। भाई एक्स कुमार ने हमारे मोबाइल शोरूम पे काम किया और इनकी सेवा संतोषजनक है, व्यवहार उत्तम है, बहुत एनओसी है। इन पे यहाँ किसी प्रकार की कोई बकाया नहीं है। बेसिकली एनओसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ज़्यादा मेंशन होती है। एक आता है हैव यू सेंट योर फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये प्रॉपर चैनल क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करना, जो आपका डीडीओ है जो आपको सैलरी देता है उसको एक सामान्य एप्लीकेशन की मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित HCS परीक्षा के लिए आवेदन किया है, और जिसकी सूचना जरूरी और आगामी और आवश्यक कार्रवाई हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है। बस आपको कुछ परमिशन नहीं मांगनी है, आपको सिर्फ सूचना देनी है। वो आप डीडीओ को जिस भी चैनल के थ्रू जहां तक भी भेजना चाहे वो डीडीओ का काम है, वो आपका काम नहीं है। HPSC को प्रॉपर चैनल में लिखने की आपको इंडिविजुअल की हैसियत से कोई ज़रूरत नहीं है। HPSC डिपार्टमेंट से मांग सकता है कितने लोगों ने प्रॉपर चैनल। तो अगर आप किसी विभाग में कार्यरत है तो प्रॉपर चैनल से इसे जरूर भेजें। किसके नाम मार्क करना है? जो आपका डीडीओ जो आपको सैलरी ड्रॉ करता है, आप उसके नाम एक सामान्य एप्लीकेशन, दो लाइनों में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि विषय HPSC के फॉर्म के लिए सूचना देने बारे महोदय, मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित HCS 2021 में आवेदन किया है, जिसकी सूचना आगामी व आवश्यक कार्रवाई हेतु तो आपकी सेवा में प्रेषित है। कोई ये वो ना कि मुझे अनुमति दी जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं रही है अब, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। आप वो भेज दीजिए। बाकी अगर आप इस चीज को प्रॉपर चैनल के लिए
अपने विभाग को लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन तो जरूर भेजें और उस इंफॉर्मेशन की डाक डिस्पैच नंबर है वो अपने पास रखें, ताकि आपको पता चले कि याद रहे कि आपने किस तारीख को कितने नंबर डाक के तहत अपना आवेदन है वो जमा करवाया था। फिर प्रीफरेंस ऑर्डर ऑफ जॉब, ये एक थोड़ा सा मैं मानूंगा बड़ा सा सवाल है कि इस पे थोड़ा ना बड़ा वीडियो बनेगा। बेसिकली हम कई बार जॉब प्रोफाइल जंप कर जाते हैं पसंदीदा ना होने की वजह से, या जो मार्केट में जॉब की वैल्यू बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग, या देसी भाषा में कहें तो कमाई को देख के, तो इस तरह की चीजें, तो जॉब प्रेफरेंस को जंप करने से बचें। बेसिकली पे ग्रेड आपको पता होना चाहिए और पे ग्रेड के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब प्रोफाइल बढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई रुचि है, जैसे एचपीएस है तो पब्लिक पुलिस में तो बड़ी लिमिटेड एज तक ही जा सकते हैं, आपको पता है मिनिमम एज क्या है। तो इस तरह की काफ़ी सी चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको डीएफ का फॉर्म भरना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता प्रतीत हो रहा है, इस वजह से मैं इसको यहीं रोकना चाहूँगा। डीएफ पार्ट 3 में मैं प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ जॉब आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। ये जानकारी हमारे पुराने तजुर्बे के आधार पे है, उम्मीद करते हैं ये आज भी समान रूप से लागू होगी। फिर भी आप अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चैनल आपको किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करता, सिर्फ एक सुझावात्मक रूप से आपको सुझाव दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ सहायता मिली होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपने जो मोबाइल नंबर है वो कल 15 अगस्त के दिन रिलीज करेंगे। उम्मीद है उसके बाद आपकी कुछ और क्वेरीज है वो इजीली सॉर्ट आउट हो सकेगी। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।